नामदेव, तुकाराम अपने भारत में जिन्होंने संत रविदास गुरु कबीर की बनाई हुई पृष्ठभूमि पर इस मोमेंट को आगे बढ़ाया। महामना ज्योतिराव फुले साहब, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामासामी नायकर, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, पूर्व में तत्काल के बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हैं। इसके साथ ही साथ इस बहुजन भारत में हजारों ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, महानायिकाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने हम सब की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मगर उनके बारे में कोई लिखित इतिहास न होने की वजह से हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उनको भी ना। साथियों, हम लोग इस बात को इसलिए कहते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनती है, उसके ऊपर के कमरे दिखाई देते हैं, उसकी दीवारें दिखाई देती हैं, उन दीवारों पे हम लोग कहते हैं कि पुट्टी लगा है, पेंट लगा है, प्लास्टर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मगर एक कड़वा सच है, एक हकीकत है, वो पूरी बिल्डिंग एक नींव बनी थी, और उस नींव में जो मटेरियल गए होते हैं, जो नींव की ईंटें लगी होती हैं, उसमें ना तो कोई प्लास्टर होता है, ना ही कोई पुट्टी होता है, ना ही कोई पेंट होता है। मगर एक हकीकत है कि उसी नींव के ईंटों पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। इसलिए आज यह बहुजन मूवमेंट जहां पे जिस भी असर में है, जैसे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ तक पहुंचाने में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बहुजन महापुरुषों का, बहुजन महिलाओं का सर्वस्व योगदान है, मगर उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है। इसलिए उनको भी नमन करते हैं। और आज भी जो लोग इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ लगातार मिलकर के काम कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज मानव साहब की बनाई हुई बहुजन मूवमेंट की प्रयोगशाला पूर्वांचल का सेंटर आजमगढ़ में आज यह शैडो मानसेव का एक दिवसीय जिला अधिवेशन हो रहा है, जिसमें जो आज के खासकर ऑडियंस है, वह कोई आम लोग नहीं है, वह सोचने समझने की शक्ति रखने वाले लोग, इस समाज में बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को ले जाने वाले लोग हैं। इसलिए आज वास्तव में गहन समीक्षा होनी चाहिए इस अवसर पर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में स्कॉलर साथी माननीय डॉक्टर बलराम साहब हैं, माननीय हरिश्चंद्र साहब हैं, और भी मैं बहुत से साथियों का नाम नहीं जानता हूं, जो सभी स्कॉलर हैं और सामने भी स्कॉलर बैठे। साथियों, क्योंकि मैंने कहा कि आज मानसिक का जिला अधिवेशन हो रहा है और यहाँ सभी स्कॉलर साथी बैठे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज जिस दौर से यह बहुजन मूवमेंट इस भारत में गुजर रहा है, उसकी एक चर्चा होनी चाहिए, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब जब चर्चा युग
नाम की किताब लिखते हैं तो उसके प्राकथन में कहते हैं कि यह किताब किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखी जा रही है। किस बात के लिए लिखी जा रही है? वो कहते हैं कि इस दलित शोषित समाज में जो बड़े पैमाने पर चमचों की मौजूदगी है उससे अवगत कराने के लिए, जागरूक करने के लिए और सावधान करने के लिए इस किताब को लिखा जा रहा है। आगे भी कहते हैं, खासकर जो हमारा कार्यकर्ता है उसमें इतनी सोच और समझ पैदा हो जाए कि वह असली और नकली नेतृत्व में भेद पैदा कर सके, उसको पहचान सके। उसके आगे में लिखते और कहते हैं, जिस काल को बदलने के लिए, जिस युग को बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस काल और युग के बारे में हमें जानना ही होगा, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, निश्चित रूप से इस आज का जो दौर है उस दौर के बारे में हमें जानना ही होगा, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, मैं बामसेब के बारे में बात करूं तो बामसेब जो शुरू होता है वो बाबा साहब की एक पीड़ा थी। बाबा साहब अपने अंतिम समय में एक स्मरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में अपने घर पे थे तो उनको कुछ विदेशी पत्रकार मिलने को आए। बाबा साहब को कुछ विदेशी पत्रकार मिलने को आए और बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आप ये कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए ये कर दिया, मैंने अपने समाज के लिए वो कर दिया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया है वो आज हम लोगों को बताइए। आपने कौन सी सफलता प्राप्त की है और कौन सी असफलता प्राप्त की? तो बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने सफलता प्राप्त की है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है वो आपको बताता हूँ। और बाबा साहब ने अपनी सफलता बताई। बाबा साहब ने अपनी सफलता बताते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेरे समाज के लोग, क्या कहा कि जो मेरे समाज के लोग हजारों साल से मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए आपस में कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते थे, मैंने उन्हें एहसास करा दिया, मैंने उनको उनके अंदर स्वाभिमान पैदा कर दिया कि तुम इंसान। बाबा साहब ने पहले सफलता बताई और क्या कहा कि जो मेरे समाज के लोग हजारों साल से मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए आपस में कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते थे, मैंने उनको एहसास करा दिया कि तुम इंसान। दूसरी सफलता बताई बाबा साहब ने और कहा, जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग हजारों साल से उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था, दूर कर दिया था, उनको, हालांकि उनको जो मूल मामला है, जो एजुकेशन का मामला है, जो शिक्षा का मामला है, उनसे हजारों साल से वंचित कर दिया था, दूर कर दिया था, मैंने उनको हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने की व्यवस्था स्कॉलरशिप के माध्यम से कर दी। ये मेरी दूसरी सफलता है। बाबा साहब ने दूसरी सफलता बताई, क्या कहा था कि जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग हजारों साल से उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था, मैंने उनको हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने की व्यवस्था स्कॉलरशिप के माध्यम से कर दी। ये मेरी दूसरी सफलता है। और बाबा साहब ने फिर तीसरी सफलता बताई और कहा, क्या कहा कि जिन मेरे समाज के लोगों को, जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग अपने घरों में, अपने घरों के अंदर
झाड़ू और पोछा मारने बुलंदने को तैयार नहीं थे, मैंने उनको संसद विधायिका में पहुंचाने का काम किया। ये मेरी तीसरी सफलता है। साथियों, बाबा साहब ने 3 सफलताएं बताई और उन्होंने कहा कि ये जो मेरी असफलता है, और मेरी असफलता क्या है? ये जो समस्या है हमारे लोगों की, जो दलित शोषित वंचित समाज है, उसकी जो समस्या है वो एक जिले की नहीं है, एक मंडल की नहीं है, एक प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। इसलिए मैं पूरे देश व्यापी स्तर पे, देश स्तर पे मैं कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण नहीं कर पाया। ये मेरी असफलता है। मानव कांसीराम साहब ने इस बात को समझा और मानव कांसीराम साहब ने क्योंकि मानसिक की जो शुरुआत होती है वो एक लंबा सफर है, और मुझे लगता है कि आज मानसिक के उस शुरुआती दौर के बारे में और मानसिक को बना करके यहाँ तक ले आने के जो मामले हैं उस पर चर्चा होगी। साथियों, ये जो बाबा साहब ने जो असफलता बताई थी उसको ध्यान में रखते हुए मानव कांसीराम साहब ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट खड़ा करने के लिए, ताकि ये इस देश में जो शोषित वंचित समाज की जो समस्याएं है वो खत्म हो सके, इसके उन्होंने अपना आंदोलन, अपना कार्यक्रम शुरू किया। ये मानव कांसीराम साहब का जो सफर है वो कहां से शुरू होता है? ये मानव कांसीराम साहब जिस समय बाबा साहब का देहांत हुआ, रुखसत हुआ, उस समय मानव कांसीराम साहब देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की कंपनी में वो ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान, मैं इसको संक्षिप्त बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो, मैं समझ रहा हूँ कि कार्यक्रम काफी देर से कैसे चल रहा है। अच्छा, तो जिस समय बाबा साहब रुखसत हुए उस समय मानव कांसीराम साहब देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय एक एग्रीमेंट पे मानव कांसीराम साहब को साइन करना था कि अगर आप इस नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 साल इस नौकरी को करना पड़ेगा। तो मानव साहब को वह मंजूर नहीं था। उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही उस नौकरी को छोड़ दिया, रात मार दिया। उसके बाद उनकी नौकरी पूना में ERDL नाम की कंपनी, जिसको DRDO बोलते हैं, उस समय उसका नाम एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी था। वहां पे नौकरी को ज्वाइन कर लिए थे। 63-64 के दौरान ERDL जो कंपनी थी उसमें घटना होती है। उस घटना ने पूरे कांसीराम साहब के जीवन को बदल दिया। 64 के दौरान जो उसका अंतिम सत्र चल रहा था 64 का, और उसके अंतिम समय में 65 के लिए उस कंपनी ने कैलेंडर जारी किए। कैलेंडर में क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि कितना दिन वर्कडे होगा, कितने दिन हॉलीडे होगा उसमें, और उसके अनुसार पूरा साल वो काम करेंगे। और उसमें जितने उसके डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग थे उनसे उसकी सहमति लेनी पड़ती थी, और उस कंपनी में जितने यूनियन थे उनके प्रेसिडेंट से उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। उसके फिर अनुसार काम आगे करना होता। तो उसमें एक राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, माननीय दीना भाना साहब, और वो सफाई कर्मचारियों का यूनियन था, उसके प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट होने के नाते वो कलेक्टर उनके पास भी गया, इस पे अपना सहमति दीजिए, मगर माननीय दीना भाना साहब ने उसमें अपनी सहमति देने से मना कर दिया। क्यों सहमति देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसमें तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मदिन की छुट्टियां, उसको उन छुट्टियों को दीपावली और दशहरा के त्योहारों में एडजस्ट कर दिया। इसलिए इन्होंने उसमें
सहमति देने से मना कर दिया और वो कई दिन डिले हो गया, पैसा शुरू हो गया। तो उसके उनके बड़े कर्मचारी ने एवं क्लास के माने दीनावाना साहब को बुलाया और उनको डांटते हुए कहा, ये बताइए कि बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने कब का बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को छोड़ दिया, आप अकेले क्या करना चाहते हैं? आप अकेले इस देश में क्या करना चाहते हैं? बाबा साहब के लेफ्टिनेंट में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कब का छोड़ दिया है? और वो अधिकारी ब्राह्मण थे, उन्होंने माने दीनावाना साहब को डांटते हुए कहा, ये बताइए आपको जन्मदिन की छुट्टियां चाहिए कि आपको अपनी नौकरी चाहिए? तो माने दीनावाना साहब भी आधे जवाब थे, उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे दोनों चाहिए। क्या कहा कि मुझे दोनों चाहिए। तो उसने देखा कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये कह रहा है कि मुझे दोनों चाहिए, इसको डर नहीं लग रहा है। और वो सामने वाला अधिकारी ब्राह्मण था, वो बहुत गुस्से से एकदम लाल हो गया और तुरंत जो है उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। वो फिर साथी बाहर निकले और आपस में विचार विमर्श करने लगे अपने साथियों के साथ, अब कैसे इस मूवमेंट को, इस लड़ाई को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये विचार विमर्श होता रहा। उसमें किसी साथी ने कहा कि यहाँ पे केवल क्लास के अफसर आए हैं, साइंटिफिक रिसर्चर हैं, पंजाब से आए हैं, उनका नाम माननीय घासीराम साहब है, उनसे मिला जाए और अनुसूचित जाति के हैं, हो सकता है कि हमें अच्छी राय दें और हमारी मदद कर सकें। वे उनके साथी सभी लोग जाकर के मानव घासीराम साहब से मिले, 2 बार मिले, मगर मानव घासीराम साहब ने दोनों बार भगा दिया। जब दोनों बार भगा दिया, बाहर फिर आकर बैठ के चर्चा करने लगे कि हम लोग क्या करें। तो फिर एक साथी ने कहा, कैसा फिर चलते हैं मानव घासीराम साहब के पास, हम कहते हैं कि नहीं, एक बार और चला जाए मानव घासीराम साहब से, कहा जाएगा कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमारी बात को सुन लीजिए। और फिर भी अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं क्या? उनसे क्या पूछा जाएगा कि क्या आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं क्या? तो फिर लोगों ने हिम्मत बांधी और फिर तीसरी बार मानव घासीराम साहब के पास लोग गए। मानव घासीराम साहब तीसरी बार भी भगा ही रहे थे, तब तक एक साथी उसमें से खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि घासीराम साहब, आप हमारी मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? तो मानव घासीराम साहब किसी बार भगाए रहते, तब तक जो है वो व्यक्ति खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो मानव घासीराम साहब हंसे, मानव घासीराम साहब हंसे और मानव घासीराम साहब ने कहा कि जानते हैं मैं आप लोगों को क्यों भगा रहा हूं? उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्यों भगा रहा हूं? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग लड़ने वाले लोग, आप लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भगा रहा हूं। तो सब लोगों ने एक स्वर में हाथ उठाया और तुरंत कहा कि हम लोग की जान चली जाएगी, मगर हम लोग लड़ेंगे, दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ऐसी जब बात सभी साथियों ने कही तो मानव घासीराम साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम अभी से इस लड़ाई को शुरू कर दें। और फिर मानव घासीराम साहब गए, उस कर्मचारी ने जिन्होंने सस्पेंड कर दिया था उनके साथियों को उनके पास गए और वो लड़ाई आगे बढ़ी। अंततः वो लड़ाई पूना हाईकोर्ट में गई, फिर वहां से दिल्ली गई। अंततः कोर्ट से इन लोगों को जन्मदिन की छुट्टियां भी मिली और इनकी नौकरियां भी बहाल हो गई।
साथियों, जिनकी नौकरियां बहाल हो गई वे लोग अपने नौकरी पे वापस लौट गए, मगर उसके बाद मानव काशीराम साहब कभी अपने नौकरी पे वापस लौट कर नहीं। वो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम करके काम करते थे और वो आरटीआई के लिए काम करते थे। आरटीआई ऐसा माना जाता है बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है जिसके लिए मानव काशीराम साहब काम करते थे, मगर ऐसा नहीं है। बाबा साहब के चले जाने के बाद बाबा साहब का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होता है और वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर 1957 को होता है। मतलब 10-11 महीने बाद वो पार्टी अस्तित्व में आई, लेकिन फिर भी मानव काशीराम साहब का मानना था कि बाबा साहब की सोच और संकल्पना पर बनाई हुई पार्टी है, इसलिए उसका साथ शुरू करना है। उसका साथ शुरू कर रहे थे, लेकिन 71 में एक और घटना घट गई और आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। इससे मानव काशीराम साहब काफी क्षुब्ध हुए और मानव काशीराम साहब का स्टेटमेंट उन्होंने कहा